आइए साथियों, हमारे इस चैनल पे आपका फिर खैर मकदम है। आज विनोद जी हमारे साथ तो हैं, पर बतौर एक शायर हैं और एक नक़ाद तो हैं ही हैं। हमेशा हम चर्चाएं करते हैं उनके साथ, पर आज भी उनकी एक गज़ल सुनेंगे, ताज़ा गज़ल, और उस पर फिर बातचीत होगी। विनोद जी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, माहिर हैं, कई ज़बानों के माहिर, सिंधी, हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, उर्दू और कई विषयों में वो अपना दखल रखते हैं। अंग्रेज़ी साहित्य हो, मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, या तारीख़ हो, या फ़लसफ़ा हो। तो विनोद जी, आपकी गज़ल। आदाब, आप सभी को आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। आप स्वयं लिटरेचर के माहिर हैं, सिंधी, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, जो हम ज़बानें बोलते हैं वो भी आप बोलते हैं, उस पर अपनी महारत रखते हैं। ऊंचे पाए के शायर हैं आप, आलिम हैं, और आप ज़रूर मेरी गज़ल पर एक तनकीदी नज़र डालिएगा और गुफ्तगू करिएगा सुनने वालों से। तो सीधे गज़ल पर आता हूँ जी। इरशाद। दरिया दरिया प्यास बुझाना तब लौट आना। अच्छा। दरिया दरिया प्यास बुझाना तब लौट आना, कली कली से आंख मिलाना तब लौट आना जी। उससे मिलकर भी उससे कुछ कहना मुश्किल, उससे मिलकर भी उससे कुछ कहना मुश्किल, तुम मेरा पैगाम सुनाना तब लौट आना, तुम मेरा पैगाम सुनाना तब लौट आना, दूर कहीं जो सागर में कश्ती देखो तुम, दूर कहीं जो सागर में कश्ती देखो तुम, खड़े किनारे हाथ हिलाना तब लौट आना, कोई सूखा पेड़ लगेगर अपना अपना, कोई सूखा पेड़ लगेगर अपना अपना, थोड़ा सा तुम नीर बहाना तब लौट आना, और सहरा के तुम सन्नाटे से डर मत जाना। अच्छा। सहरा के तुम सन्नाटे से डर मत जाना, खामोशी में गजल सुनाना तब लौट आना। क्या बात है, क्या सहरा के तुम सन्नाटे से डर मत जाना, खामोशी में गजल सुनाना तब लौट आना, सूरज तारे तुम्हें उजाला दें ना दें पर, सूरज तारे तुम्हें उजाला दें ना दें पर, एक तुम अंतिम दीप जलाना तब लौट आना, दरिया दरिया प्यास बुझाना तब लौट आना, कली कली से आंख मिलाना तब लौट आना, तब लौट आना। शुक्रिया। बिल्कुल विनोद जी, बड़ी ही कामयाब और ऊंचे पाए की गज़ल आपने कही है। हर शेर अपने आप में मुकम्मल है। मैं बता दूं अपने श्रोताओं को, गज़ल की यही खासियत है, उसका कोई एक मौजू नहीं होता है, उसका कोई उन्वान नहीं होता, कोई टाइटल नहीं होता, कोई शीर्षक नहीं होता। गज़ल का हर शेर, चाहे वो शुरुआती शेर हो, मतला हो, या फिर बात के शेर हो, अपने आप में अपनी एक दास्तान कहते हैं। एक टिप्पणी करते हैं, एक बात कहते हैं, है ना। तो यहाँ भी यही बात लागू होती है। रदीफ आपने चुना है तब लौट आना। अब ये बेस देता है, जिसको बेस कैंप कहते हैं ना। जी जी। एक माउंटेनियरिंग की भाषा में, कि एक बेस कैंप पर होता है, फिर चोटी पे चढ़ के फिर वापस बेस कैंप पे लौटा जाता है। कोई भी हो, कोई भी मीनिंग हो, अल्टीमेटली उसको हम रदीफ से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक यूनिटी उसमें आ जाती है। अदरवाइज हर एक शेर अपनी अपनी बात कहता है। तो यहाँ जो तब लौट आना जो आप कहते हैं हर चीज के बाद, तो कहीं ना कहीं एक बेस कैंप का काम करता है जिंदगी में। कि भाई हो सकता है एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से कहे, प्रेमिका से कहे, एक साथी दूसरे साथी से कहे, स्पाउसेस कहें एक दूसरे को, कौन किससे कह रहा है इसकी बात नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है जब आप इसमें जाएंगे तो दरिया दरिया प्यास बुझाना तब लौट आना, कली कली से आंख मिलाना तब लौट आना। भाई आप एक्सप्लोर करो, जिंदगी एक्सप्लोर करके बाद में से। जॉन डन की एक कविता है, कैंपस जो है वो, जी बिल्कुल, है ना, वो जो है ना, फॉरबिडिंग वैलिडिक्शन।
तो उसमें कहता है कवि अपनी महबूब से कि भाई मैं तो जाऊंगा, तुम जहाँ स्थिर रहना, एंड आई विल कम बैक, पूरा दुनिया घूम के वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ उल्टी बात कह रही है, जो एक जगह पर है व्यक्ति शायद वो दूसरे से कह रहा है कि आप जाओ या मैं भी जाऊं, तो घूम फिर के दुनिया पर जस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने। और राजेश जी एक और भी बात है इस मतले में जी, तो जो स्पीकर है हाँ, वो सामने वाले से जिससे प्रेम करता है या करती हाँ, है कि आप दरिया दरिया प्यास बुझाना, तुम दुनिया के हर हिस्से में जाना, हर आनंद लेना, प्यास बुझाना यानी हर आनंद लेना, और इतना ही नहीं, कली कली से आंख मिलाना, लेकिन उसके पास इतना आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हर कली से आंख मिलाने के बावजूद भी तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। बिकॉज अगर हम एक दूसरे को बेस्ट मानते हैं तो बेस्ट कैसे पता चले? तो वो मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा जो सुनाते हैं कभी कभी रजनीश जी कि भाई मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी ने कहा, आपका नाम तो मतलब नाम के लिए है, उसको आप वैसे मत जाइए जी, तो उसकी बीवी ने कहा कि कहो कि मैं सबसे अच्छी हूँ, तो बोले हाँ तुम 4 लड़कियों से तो अच्छी हो। हाँ, मतलब कैसे? मैंने 4 ही देखी है, 5 ही देखी है तुमको मिला के, मैं क्या जानूं कि तुम सबसे अच्छी कैसे हो। तो ये बात हो जाती तो है। ये कॉन्फिडेंस है इसके जो गजल के स्पीकर का कि आप दरिया दरिया प्यास बुझाना, कली कली से आंख मिलाना, तब लौटाना, तब अगर तुम मुझे बेस्ट कहते हो तो वो तो सही में तो बेस्ट वो है। तो फिर सचमुच आपने किसी कली से आंख ही नहीं मिलाई साहब और कह दिया कि यही कली खूबसूरत है, ये तो झूठ है। मतलब देखिए ना, ये जो बात छुपी हुई है इस मतले में, ये इस तक आपको पहुंचना है। बिल्कुल, यहाँ तक अगर आप पहुंचे। अब इसका माने ये भी नहीं है, एब्सोल्यूट मायने भी नहीं निकालेंगे कि सबसे अच्छी मतलब सबको कैसे जानेगा कोई? नहीं, कोई नहीं जानेगा सबको, लेकिन कुछ तो पता हो, कुछ तो कंपैरेटिव स्टडी हो आपकी। हाँ, तब जाके आप कुछ कह सकते हैं, वरना तो नहीं। जैसे वो एक फिल्मी गाना भी तो है विनोद जी कि अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारे प्यार की शायद उसको भी जरूरत हो, अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम, फिर कहता है कि मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। और ये बात है जो है ना, मेहंदी हसन की भी कोई गजल है, उसके दूसरा मिसरा याद आ रहा है कि ये अच्छी बात है मेरे हर जाई में। हाँ, वो पहला मिसरा कुछ ऐसा ही है कि आप कहीं भी जाओ, वो मेरा हर जाई कहीं भी जाए, वापस मेरे मुझ तक ही आता है, मुझे ठीक से उसके लफ्ज याद नहीं आ रहे, तो यही अच्छी बात है मेरे हर जाई में, उसका मिसरा है। तो वही बात है कि आपके पास इतना यकीन होना चाहिए जिससे आप मोहब्बत करें कि वो कहीं भी जाए, यानी मोहब्बत आजादी दे, मोहब्बत जो है वो कैद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात की कहने की कोशिश है। और उससे मिलकर भी उससे कुछ कहना मुश्किल, तुम मेरा पैगाम सुनाना तब लौटाना, ये जो बात की जाती है एक दूसरे के लिए, जो पैगाम लेके जाए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी कभी नहीं भी काम करता है, होता है, बास मर्तबा ऐसा होता है, और आपको जरूरत पड़ती है किसी तीसरे की। सिर्फ पैगाम की बात नहीं है इसमें, कई बार रिश्ते सुलझाने में, रिश्तों की बात कहने में, ये आज की दुनिया में हम ये चीज खोते जा रहे हैं। वैसे पहले हमारी जब जॉइंट फैमिलीज थी या लोग बाग थे आसपास, तो होता था 2 लोगों में अगर नहीं बनती तो तीसरे का जो कॉन्फिडेंट होता था दोनों से जो बातचीत करता, दोनों का विश्वास पात्र होता, कोई दोनों का दोस्त या कोई दोनों की सहेली, जी बिल्कुल, इस तरह से। तो आज ये चीज बहुत खत्म होती जा रही है जमाने से। मैं राजेश जी यहाँ पर एक और ये जो वेस्टर्न डिस्कोर्स आया, इसने इंडिविजुअलाइज कर दिया रिलेशन है कि वन इज कनेक्टेड टू बी ओनली, ए इज कनेक्टेड टू बी ओनली। लेकिन जो इंडियन पर्सपेक्टिव, ओरिएंटल पर्सपेक्टिव है, ए इज नॉट ओनली कनेक्टेड टू बी बट ए इज कनेक्ट टू सी डी ई जेड तक है, और बी जो है वो ए से लेकर सी से लेकर जेड तक वो भी कनेक्टेड है। तो रिश्ता सिर्फ ए बी का नहीं है, उसमें रिश्ते में जो अलग अलग शेड्स हैं वो बाकी लोगों के भी हैं, उनका भी ओपिनियन, उनके भी बातें वो मैटर करती हैं। लेकिन आज हम ये बोलते हैं भाई देखो हम दोनों का मामला है, आप क्यों दखल दे रहे हैं? तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो वेस्टर्न डिस्कोर्स का एक हिस्सा है रिश्तों में भी, तो वो हमने अपना लिया है बिना सोचे समझे। तो इसलिए शायर कहता है कि भाई उससे मिलने के बाद भी मैं नहीं कह पाता तुम मेरा पैगाम सुना, तुम सुनाना कम से कम। बिल्कुल, तो ये कितनी बड़ी बात है, इस तरीके से हम सोचे। और हमारे यहाँ तो विनोद जी, हमारे यहाँ पुराने जमाने में तो हमारे यहाँ तो रकीब बहुत एक चीज होती है, रकीब जी अभी भी शायरी में रकीब साहब आपका तकल्लुफ़ है, पर रकीब के जो माने हैं, समाजी माने, इश्किया माने, वो एक जो ये किसकी नज्म है, बड़ी अच्छी नज्म है, फैज की है शायद, वो अपने रकीब से कहता है कि तुमने देखे हैं वो रुखसार, तुमने बाम दर देखे हैं, तो तुम्हें मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने,
हाँ, तुम ये जानते हो, तुम जानते हो कि हम भी उसी से इश्क कर रहे हैं। हाँ, तुम भी करते हो, तो तुम्हें तुम रकीब है। जब दो लड़के एक ही लड़की से इश्क फरमाते हैं तब वो उनका रिश्ता आपस में रकीब का हो जाता है साहब। दूर कहीं जो सागर में कश्ती देखो तुम, खड़े किनारे हाथ हिलाना तब लौटाना। अब भाई ये हाथ हिलाना या बुलाना है अपनी ओर या अलविदा करना है, कुछ तो है, कुछ तो है। हाथ हिलाना, यूं मत छोड़ देना, कश्ती देखी किनारे पर, हमें क्या सरोकार, हमें क्या सरोकार, हम लौट आए। सागर में दूर भी हो कश्ती, दूर भी हो, हाथ तो हिलाओ, चाहे अलविदा कहो, चाहे पास बुला लो, चाहे पास बुला लो। पर आजकल सरोकार ही खत्म हो गए। जी, ये आपने सही इस शेर के रूह को पकड़ लिया आपने। तो वही बात है, ये सरोकार होने चाहिए कि तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है वाली जो बात है कि बड़ा एक गुनाह है ये बेखबरी, इस तरह से कुछ है। तो ये बात है कि कोई सूखा पेड़ लगे घर अपना अपना, जी थोड़ा सा तुम नीर बहाना तब लौटाना। ये एम्पैथी जो है, ये सेंसिबिलिटी जो है, सूखे पेड़ के बहाने आपने जो तशबीह दी है, कहीं भी दुख हो, कहीं भी जो ड्राइनेस है, जी वो बशीर बद्र ने भी कहा है ना, कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। हाँ, वो कई बात उन्होंने गिलाई है इस तरह की। तो ये एम्पैथी लेवल का होना, और शायर ऐसी ही एम्पैथियां पैदा करने की कोशिश करता है हमेशा। सहरा के तुम सन्नाटे से डर मत जाना, हाँ खामोशी में गजल सुना। वाह वाह, सब ये तो हासिल गजल शेर है ये। और गजल सुनाने की बात कही, मैं जो मैं कह ही रहा था कि शायर किस तरह की एम्पैथियां जनरेट करता है, तो गजल में, शायरी में, पोएट्री में, अदब में, लिटरेचर में यही तो बात है। सहरा के सन्नाटे से डर मत जाना। सहरा है दुनिया, सहरा है, एक सन्नाटा है जहाँ इको ही नहीं होता, जहाँ आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रतिसाद ही नहीं मिलता। मैं तो हमेशा राजेश जी कहता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज इमोशनली कोल्ड, इंटेलेक्चुअली अनरिस्पॉन्सिव एंड सोशली हार्श। तो ये सहरा है, ये इस दुनिया की वास्तविकता है। इसलिए हम डर करके हम खामोश अगर हो गए तो फिर हम भी सहरा का ही एक पार्ट बन के रह जाएं। कम से कम जो फनकार है, गुलूकार है, शायर है, उससे तो गजल सुनानी है ना। तो सन्नाटे में गजल सुनाना तब लौट आना, ऐसे मत लौटना, सहरा का भाग बन के मत लौटना। चाहे सन्नाटे में जैसे जी कोई सुनने वाला नहीं होता है, ना हो कोई सुनने, कोई भी ना सुने, कोई हो, इको भी ना हो, बिल्कुल, लेकिन फिर खामोशी में गजल पहले सुनाना और फिर लौटा। क्या पता गजल से वो सन्नाटा टूट जाए, गजल से वो एम्पैथियां क्रिएट, चाहे सुने या ना सुने, कोई सन्नाटा तो टूटेगा। भाई आज विनोद जी हम आप चर्चा कर रहे हैं, अदब पर बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल। बिल्कुल, क्योंकि लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है, तो समझने की हसरत नहीं है लोगों में। लेकिन हमें क्या मालूम आज से 100, 200, 500 साल बाद भी खलाओं में ये आवाज गूंजेगी, बिकॉज ये वर्चुअल रिकॉर्डिंग है, वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगी साहब। चाहे कहने वाले इसको चौथी जमात कह देते हैं, जी कैसा है ना, कुछ लोग कहते हैं, आपका नाम नहीं लेंगे, बड़ी साहित्यकारा है हिंदी की, वो कहती है कि आप लोग जो बातचीत करते हैं इस चैनल पर, वो चौथी जमात के लड़के जैसे बात करते हैं। तो चाहे यही सही, कम से कम चौथी जमात में तो समझ रहे हैं जी। तो ये अदब के एक जमात तक जाना भी बहुत बड़ी चीज है, मुश्किल है। अब क्या जाने आपकी कहानियां कौन से जमात की है और क्या। तो सन्नाटे में गजल सुनाने का काम हम कर रहे हैं, तो चाहे कहीं ना कहीं वो द्रवित हो, कहीं वो बात, कहीं वो सेंसिबिलिटी पैदा हो, और ये अदब का काम है, ये लिटरेचर का काम है, ये कल्चर का काम है। मैं तो जैसे मैथ्यू आर्नॉल्ट कहते हैं कि भाई जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन सब फेल हो जाएगा, सिर्फ फन बच जाएगा, आर्ट विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट टू द मैनकाइंड, क्योंकि वही एक डिस्कोर्स, वही एक नैरेटिव रह जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद, कोई किरण दिखाई देगी। और हम भी ये मानते हैं कि अल्टीमेटली इंसान जो है वो कला का, फन का दामन थाम करके ही जिंदगी की खुशबू बचा सकता है। बिल्कुल। और यूं भी नहीं, ये न कहे कि कोई आप मतलब ऑर्थोडॉक्स हो आर्ट के प्रति। तो मुझे एक फिलोसोफर का कथन याद हुआ आता है जिसने कहा कि अल्टीमेटली जो संकल्पनाएं हम बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, वो 3 चीजें बनाती हैं, एक आर्ट है, एक साइंस है और एक फिलोसॉफी है। ये 3 अलग अलग तरह की संकल्पनाएं बना के हमको रियलिटी से दो चार करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से आर्ट एक अहम हिस्सा है, फिलोसॉफी है और साइंस तो है ही है। तो ये जो आपने उंगली रख दी है एक रोल पे, अदीब का जो रोल होना चाहिए, वो क्या रोल होना चाहिए? सन्नाटे में, सहरा के सन्नाटे में भी शांति से, खामोशी से अपनी गजल सुनाए।
और ये हर बड़ा जो अदीब है विनोद जी, और अजय जी कमाल की बात तजाद ये देखिए कि गजल जब सुनाते हैं, जब समाइन होते हैं, जब नाज़रीन होते हैं, तालियां बजती हैं, तब गजल सुनाई जाती है। बिल्कुल, हम तो सहरा के सन्नाटे में गजल सुनाने की बात कर रहे हैं। भाई मैं अगर आपको एक बड़ा ही स्थानीय एग्जाम्पल दूं जो कि है बड़ा आलमी दर्जे का। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ एक संत थे, बिल्कुल, और वो दरबार छोटा सा चलाते थे हमारे पास ही। लोग आते थे सत्संग सुनने। बिल्कुल। धीरे धीरे जमाना बदला, कल्चर बदला, लोग नहीं आने, धीरे धीरे कम हो गए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप तोता सिंह जी की बात कर रहे हैं। तोता सिंह जी की बात कर रहा हूँ। नागपुर के तोता सिंह जी एक सत्संग करते थे, स्पिरिचुअल आदमी थे जी। तो धीरे 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 करके लोग एक इक्का दुक्का ही आने लगे। साहब इसमें भी जो है ना, जहाँ मंदिर वगैरह उसमें भी कंपटीशन है, बहुत सारे मंदिर खुल गए। बिल्कुल। लोग उनके शिष्य लोग आना बंद हो गए। तो आखिर एक दिन ऐसा भी आया, हमने बाकायदा देखा, हम गुजर रहे थे वहां से, वो सत्संग कर रहे थे, बैठे थे, कोई नहीं था, हॉल खाली था, हॉल खाली। लेकिन वो बोले जा रहे हैं कि प्यारी साथ संगत आपको प्रणाम, आज हम ये दृष्टांत बताते हैं। तो सन्नाटे में गजल सुना रहे थे साहब। जी जी बिल्कुल। तो ये कमिटमेंट अगर आ जाए तो बस फिर आप उस स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और हर बड़े अदीब ने विनोद जी, जो कि आप भी जिनमें शुमार हैं, हर बड़े अदीब ने ये रोल जो होता है एक लिटरेटर का, एक ऑथर का, एक शायर का, उसको इंगित किया है। शैली ने भी कहा, शैली ने भी अपने टू द स्काईलार्क जी बिल्कुल में कहा है कि पोएट वो जो करता है टू द होप्स एंड फियर्स विच द वर्ल्ड ही डिड नॉट, उनकी तरफ जब तक ध्यान आकर्षित नहीं करता है दुनिया का, तब तक वो पोएट नहीं है। तो व्हाट आर्ट रिटेन्स व्हाट लाइफ मिसेस। यस, वही कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका, शायरी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से आप इस पूरी चर्चा को ले आए हैं यहाँ तक दोस्तों। और एक आखिरी शेर है इसका, सूरज तारे तुम्हें उजाला दे ना दे पर एक तुम अंतिम दीप जलाना तब लौट आना। ये आपने कन्वेंशनल सिंबल्स में बात वही कही है जो आपने पिछले शेर में कही है। इसके सिंबल्स बिल्कुल जाहिर है कि कन्वेंशनल है, और दीप जलाने की जो बात है वो बहुत ही सार्थक बात है। मैं ये कहता हूँ कि सूरज और तारे जो कायनात के सिंबल्स हैं रोशनी के, जी, जब सूरज और तारे भी आपको अगर रोशनी देता है तो आप निराश ना हो। यानी बड़े सिस्टम्स अगर आपके लिए कुछ ना भी कर पाए तो भी आप निराश ना हो, अपनी कोशिशें जारी रखें। अंतिम दीप आपके हाथों से जलना चाहिए। आप अंतिम कोशिश करें, चाहे आपको कोई कायनात जो है सपोर्ट करे या न करे, सिस्टम सपोर्ट करे या न करे, आप शख्सी जो स्तर है उस पर तो कोशिश कर ही सकते हैं। भाई बुझ गए फिर हवा से शम्स व कमर, जी जी, मैं दिया हूँ कि दिल हूँ जलता हूँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत मुबारक राजेश जी। जिस अदबी मयार के साथ आप गजल की तनकीद करते हैं, माशाल्लाह आपका इल्म और आपका शौक, आपका जो समझ जो है पूरे साहित्य की, अदब की, माशाल्लाह हम उसके मुरीद हैं। दोस्तों आप सभी भी राजेश जी की बातों के मुरीद होंगे, इसका मुझे यकीन है। और बहुत जल्द किसी और रचना के साथ, किसी और गुफ्तगू को लेकर आएंगे, आपके पास पुनः आएंगे। तब तक आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।